आप सभी को राधे राधे। हम लोग फिजिक्स में यांत्रिकी टॉपिक कर रहे हैं, जिसका आज क्वेश्चन नंबर 26 है। तो आज का पहला सवाल है 26 नंबर। कहता है प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह किसका नियम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन का नियम है। अच्छा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है अल्बर्ट आइंस्टीन। इनका क्या फार्मूला है? E = mc²। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। और सापेक्षता का सिद्धांत भी आइंस्टीन ने दिया था। अगला सवाल है 27 नंबर। कहता है केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। अगला सवाल है 28 नंबर। कहता है एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल होता है। अगला सवाल है 29 नंबर। कहता है एक वस्तु स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 गुना हो जाएगा। अगला सवाल है 30 नंबर। कहता है एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए और वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो क्या हो जाएगा? तो इसका x, y और z तीनों बराबर हो जाएगा। अगला सवाल है 31 नंबर। कहता है दो समान द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उसके वेग का अनुपात क्या हो जाएगा? तो वेग बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। तो हाफ mv² होता है। तो हमें ये गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया हुआ है और हमें वेग का अनुपात निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये दोनों को वर्ग करेंगे, आंसर आ जाएगा, वर्गमूल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2:3। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये हाफ mv², गतिज ऊर्जा। इस फॉर्मूला पर आप कैलकुलेट करिएगा तो आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है 32 नंबर। कहता है साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? पहिए और दूरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। अगला सवाल है 33 नंबर। कहता बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोलिंग घर्षण। अगला सवाल है 34 नंबर। कहता है एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रही है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया के क्या परिवर्तन आएंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर कम होगा। अगला सवाल है 35 नंबर। कहता है तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पीछे सिरे पर अधिक गहराई होगी। अगला सवाल है 36 नंबर। कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ, शार्प सर्कुलर पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन है। पहला लिखा हुआ है कि बाहरी पहियों पर उल्टेगा, और दूसरा लिखा है कि ये अंदर के पहियों पर उल्टेगा, कि ऑप्शन 3 में है कि बाहर की तरफ फिसलेगा, ऑप्शन 4 में है कि अंदर की तरफ फिसलेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाहर के पहियों को पलटेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा, यानी अंदर की तरफ कुछ भी नहीं होगा, दोनों का बाहर की तरफ ही होगा। अगला सवाल है 37 नंबर। कहता है कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि गेंद पर गति की दिशा विपरीत बल कार्य कर रहा होता है। आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी। अगला सवाल है 38 नंबर, कहता है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? v माइनस यू बाई टी। तो v का मतलब हो गया अंतिम वेग और u का मतलब हो गया प्रारंभिक वेग और ये हो t का मतलब हो गया समय। अगला सवाल है 39 नंबर, कहता है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रण सिद्धांत पर काम करती है। अगला सवाल है, अच्छा इसका डिस्कस में क्या दिया हुआ है कि वह प्रक्रिया जो परिणाम में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत होता है, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्री बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने वाला मशीन में अपकेंद्री बल का यूज होता है और दूध से मक्खन निकालने में भी अपकेंद्री बल का यूज होता है। अगला सवाल है 40 नंबर, कहता है मीथेन के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूध से क्रीम किस कारण से निकलता है? अपकेंद्रण बल के कारण निकलता है। अगला टॉपिक है गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन के गति के अंतर्गत ये बहुत छोटा वीडियो हो गया इसलिए इस टॉपिक को भी इसमें रिवीजन कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन कर लेंगे। तो पहला दिया हुआ है ये ग्रह के गति। ग्रह में गति का डिफिनेशन क्या होता है? सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड ये ग्रहों में गति कैसे होता है कि सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं चक्कर लगाते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर जो ग्रह सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं उसे ही ग्रहों की गति कहा जाता है। आगे ग्रहों की गति के बारे में सिद्धांत किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने दिया था। और ये ग्रहों के गति का पहला नियम क्या है? ग्रहों की गति का पहला नियम है, केपलर के गति का प्रथम नियम है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य जो होता है फोकस यानी बीच में रहता है। सभी ग्रह सूर्य के दीर्घवृत्ताकार की ओर चारों दिशा में चक्कर लगाते हैं। किस परिपथ में लगाते हैं? तो वृत्ताकार परिपथ में लगाते हैं और सूर्य कहाँ रहता है? फोकस यानी बीच में रहता है। और दूसरा नियम है इसका गति के केपलर का दूसरा सिद्धांत, केपलर का दूसरा नियम है कि कहता है कि जब कोई ग्रह नज़दीक आएगी तो वह तेज़ी से घूरेगा और दूर जाएगी तो वह उसका समय बढ़ जाएगा, घूर्णन गति बढ़ जाएगा। तो दूर वाली ग्रह का घूर्णन गति अधिक होता है और नज़दीक वाले ग्रह का घूर्णन गति कम होता है। ये हो गया केपलर की गति का दूसरा नियम। और पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह दीर्घवृत्ताकार परिपथ में चक्कर लगाते हैं और सूर्य फोकस पर रहता है। और केपलर के दूसरा नियम हो गया कि सूर्य के जो ग्रह नज़दीक है उसको घूर्णन गति ज़्यादा होगा और जो सूर्य से दूरी पर स्थित है उसका घूर्णन गति अधिक होगा। जो नज़दीक है वो स्पीड में घूरेगा, जो दूर है वो उसका गति धीमा हो जाएगा। और उसके बाद है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। केपलर के गति का क्या है? तीसरा नियम। ग्रहों के गति का तीसरा नियम में कहा जाता है कि किसी ग्रह के परिणाम काल का वर्ग उसके दीर्घवृत्ताकार कक्ष के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होता है। अगला है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है कि जब पृथ्वी किसी वस्तु को जितना आकर्षण बल से खींचता है उसे ही गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। जैसे सेब जमीन पर क्यों गिरता है? क्योंकि जमीन में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सेब नीचे गिरता है। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है F बराबर समानुपाती m1 इंटू m2 बटा r1। m का मतलब हो गया ये पृथ्वी का द्रव्यमान और m2 मतलब हो गया वस्तु का द्रव्यमान यानी पिंड का द्रव्यमान और r का मतलब हो गया त्रिज्या।
आगे लिखा हुआ है F, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। बल बराबर हो जाएगा, ये जब क्या दिया हुआ है, समानुपाती। समानुपाती को हटाएंगे तो इसके बदले G आ जाएगा। G का मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है। G का मतलब क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, G इंटू M2 बटा R²। ये G का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। ये G का मान कितना होता है, 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। एक दिया है पलायन वेग के बारे में। पलायन वेग क्या होता है, जब किसी वस्तु को 11.2 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से अगर किसी उसको पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी से अंतरिक्ष की तरफ फेंक देंगे तो वो कभी वापस पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा, उसे ही पलायन वेग कहते हैं। तो पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये इस टॉपिक का रिवीजन कर लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।